हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कार्नोट साइकिल की बात की थी। कार्नोट साइकिल जो उसमें था, उसमें हमारा वर्किंग फ्लूइड था परफेक्ट गैस। और परफेक्ट गैस के बारे में कार्नोट साइकिल का इक्वेशन हमने डिराइव किया था थर्मल एफिशिएंसी का। ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, जहाँ T1 सोर्स टेम्परेचर था और T2 सिंक टेम्परेचर था। अभी आज बात करते हैं हम कार्नोट वेपर साइकिल की। तो शुरुआत करते हैं कार्नोट वेपर साइकिल। पहले वाला था कार्नोट साइकिल नॉर्मल हीट इंजन के लिए, और ये कार्नोट वेपर साइकिल है। फर्क क्या है दोनों में? तो पहले पॉइंट में मैंने दिखाया है, इन कार्नोट वेपर साइकिल द प्रोसेस इज रिमेन सेम एज कार्नोट साइकिल एक्सेप्ट द वर्किंग सब्सटेंस विच इज स्टीम और एनी अदर वेपर। जब यहाँ कार्नोट वेपर साइकिल की बात करते हैं तो हमारा वर्किंग सब्सटेंस बदल जाता है। पहले केस में, आइडियल केस में जो हमारा एजम्पशन था वो परफेक्ट गैस था। एक्चुअल में हम रियल गैस यूज करते हैं। यहाँ कार्नोट वेपर साइकिल में जो वर्किंग सब्सटेंस है, इट मे बी आइदर स्टीम और एनी अदर वेपर। और जब स्टीम की बात करते हैं तो द स्टीम मे बी इन फॉर्म ऑफ वेट स्टीम, ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम, और सुपरहीटेड स्टीम। कोई भी स्टीम हो सकती है। मीन्स हमारा वर्किंग फ्लूइड यहाँ स्टीम है कार्नोट वेपर साइकिल में। अभी कार्नोट वेपर साइकिल के बारे में मैंने यहाँ 3 डायग्राम दिखाए हैं, लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। तो तीनों डायग्राम को समझते हैं पहले। शुरुआत करते हैं स्कीमेटिक जो लाइन डायग्राम है वहां से। और यहाँ आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, 1, ये है 2, 3 और 4। तो ये 4 पॉइंट्स मीन्स देयर आर 4 प्रोसेसेस सिमिलर टू कार्नोट साइकिल। यहाँ भी 4 प्रोसेसेस है। प्रोसेसेस में कोई बदलाव नहीं है। 2 प्रोसेसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और 2 प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो पहली प्रोसेस जो है वो 1 से 2 वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। फिर 2 से 3 वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। 3 से 4 आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। और 4 से 1 एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है। तो हम बात करते हैं पहली प्रोसेस 1 से 2। सो 1 to 2 ये बीच में जो है वो कंपोनेंट है बॉयलर। और बॉयलर में इनपुट मटेरियल या इनपुट जो बात करते हैं रिसोर्स की, तो वो वाटर है। हम बॉयलर में वाटर सप्लाई करते हैं एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हीट सोर्स होना चाहिए। तो हम बाहर से हीट सप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ दिखाया है क्यू मीन्स हीट इज सप्लाइड, क्यू इन मीन्स हीट इज एडेड, और हीट एडिशन हुआ तो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो ये पहला कंपोनेंट है वो बॉयलर। और ये जो प्रोसेस है वो 1 to 2। जब यही प्रोसेस 1 2 की बात करते हैं पीवी डायग्राम में, तो यहाँ देखिए 1 to 2 प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। 1 to 2 इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मींस P1 इज इक्वल टू P2। और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वैसे आइसोथर्मल एक्सपांसन है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है, मींस T1 इज इक्वल टू T2। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एज फार एज प्रोसेस 1 2 इज कंसर्न। और जब टेम्परेचर में बदलाव नहीं है तो हीट जो हम ऐड करते हैं वो हीट को हम सेंसिबल हीट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम लेटेंट हीट। क्योंकि यहाँ फेज चेंज होता है। पहले लिक्विड फेज था, वाटर था, उसका कन्वर्जन हुआ स्टीम में, मीन्स गैस फेज हुआ। सो फेज इज चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये प्रोसेस ही 1 2 पीवी डायग्राम पर। अभी वही 1 2 प्रोसेस हम टीएस डायग्राम पर भी देख सकते हैं। देखिए 1 to 2 टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ आपको एक बेल शेप वाला कर्व दिखा है। ये एक जो कर्व है वो है, लेफ्ट साइड हमारी लिक्विड लाइन है और ये साइड हमारी ये वेपर लाइन है। तो यहाँ से 1 से मीन्स वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम। तो 1 to 2 लिक्विड पॉइंट से यहाँ वेपर मीन्स गैस लाइन तक हमारा पॉइंट जाता है। तो ये प्रोसेस हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाई है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। अभी जैसे यहाँ स्टीम जनरेट हुई एट हाई प्रेशर and high temperature, the same steam is compelled to pass through the turbine. ये स्टीम कहाँ से पास होगी? टरबाइन से। सो 2 to 3 प्रोसेस जहाँ एक्सपांसन होता है वो कंपोनेंट जो यूज करते हैं वो टरबाइन है।
और टरबाइन पर ब्लेड्स माउंटेड है, तो ब्लेड्स पर ये स्टीम का इम्पिंजिंग मीन्स स्टीम का कोलाइजन होता है और उसकी वजह से ब्लेड्स घूमते हैं और पावर इज प्रोड्यूस्ड मीन्स मैकेनिकल वर्क इज डन। तो टरबाइन का जो प्रोसेस है 2 to 3 इट इज एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस। देखिए यहाँ पीवी डायग्राम में एडियाबेटिक एक्सपांसन कहने का मतलब हायर प्रेशर था, वहां से प्रेशर ड्रॉप हुआ और हमें नया प्रेशर मिला, वो P3 है। पहले P1 इज इक्वल टू P2 मीन्स हायर प्रेशर था, वहां से लोएस्ट प्रेशर तक पहुंच गया, तो प्रेशर इज रिड्यूस्ड, साइमल्टेनियसली टेम्परेचर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो ये 2 to 3 एडियाबेटिक एक्सपांसन है। एडियाबेटिक का मतलब ही ये है कि देर इज नो हीट ट्रांसफर, हम बाहर से कुछ हीट ऐड नहीं करते, हीट सप्लाई या रिजेक्शन नहीं होता, सिर्फ इंटरनल जो एनर्जी है उसकी वजह से एक्सपांसन होता है। तो 2 to 3 इट इज एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस इन द टरबाइन। सेम प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम 2 to 3 देखिए, हायर टेम्परेचर T1 था मीन्स सोर्स टेम्परेचर था, वहां से टेम्परेचर रिड्यूस होके दूसरी टेम्परेचर लिमिट पर पहुंच गया T2, जिसको हम सिंक टेम्परेचर कहते हैं, तो T2 तक पहुंच गया। लेकिन एडियाबेटिक है उसका मतलब वहां एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो S2 इज इक्वल टू S3। एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो देर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। ये प्रोसेस 2 3 की बात हुई। अभी जैसे स्टीम का काम हो गया, टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट हो गए, मैकेनिकल वर्क हो गया, तो आउटलेट एट द आउटलेट ऑफ द टरबाइन हमें स्टीम मिलेगी। वो स्टीम हमारी वेट स्टीम होगी क्योंकि काम हो गया, वर्क इज डन बाय द स्टीम। तो ये 3 पॉइंट पर जो स्टीम मिलती है, उस स्टीम को हम पास करते हैं कंडेंसर में से। तो कंडेंसर ये हमारी 3 to 4 प्रोसेस हुई और उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस। तो 3 to 4 प्रोसेस इज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस, जहां वेट स्टीम जो थी उसमें से हम रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ सिंक टेम्परेचर है पास में, जहां हमारी हीट रिजेक्ट होती है और ये वेट स्टीम है, अपनी जो भी बची हुई हीट है वो लूज कर देती है। तो हीट इज रिजेक्टेड, यहाँ देखो एरो क्यू आउट मीन्स हीट इज रिजेक्टेड, और यहाँ जो स्टीम की फेज अगेन चेंज हुआ क्योंकि वेट स्टीम थी, तो उसका कन्वर्जन मिक्सचर में होता है मीन्स थोड़े वेपर पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, वैसा कंडेंसेट मिलता है हमें 3 to 4 प्रोसेस पर। सेम प्रोसेस इज शॉन हियर 3 to 4 पीवी डायग्राम पर। देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P3 इज इक्वल टू P4। टेम्परेचर मीन्स सिंक टेम्परेचर है T2। हम दो टेम्परेचर लिमिट में बात करते हैं, T1 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, T2 इज द लोएस्ट टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर तो सोर्स टेम्परेचर है और लोएस्ट टेम्परेचर को हम सिंक टेम्परेचर बोलते हैं, तो यहाँ T2 टेम्परेचर है, सिंक टेम्परेचर। सेम प्रोसेस इज शॉन ऑन दी TS डायग्राम। तो T3 मीन्स 3 to 4 प्रोसेस, आप देखिए यहाँ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहता है, भले ही डायग्राम में हमने लिखा है T1 T3 इज इक्वल टू T4, लेकिन ये हमारा सिंक टेम्परेचर T2 है और ये आइसोथर्मल बात हुई। और लास्ट प्रोसेस 4 से 1 मीन्स कंडेंसेट यहाँ जो मिला उसको हम फिर पंप करते हैं वापस बॉयलर में। तो 4 to 1 प्रोसेस इज अगेन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस। इट इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस मीन्स देर इज नो हीट ट्रांसफर, हीट चेंज नहीं होती है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो 4 to 1 फिर कॉम्प्रेशन होता है और फिर प्रेशर के साथ हम वही वाटर को बॉयलर में सप्लाई करते हैं एंड द साइकिल गेट्स रिपीटेड। साइकिल फिर कंटिन्यू वैसे रिपीट करता रहता है, 1 2 2 2 2 3 3 to 4 4 to 1। तो 4 to 1 प्रोसेस आप यहाँ भी देखेंगे, तो ये 4 to 1 प्रोसेस एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस है, जहां आप देख सकते हैं प्रेशर इज इंक्रीज्ड मीन्स लोअर प्रेशर लिमिट थी P2 से फिर से इंक्रीज होके P1 हो गया हाईएस्ट प्रेशर। और वही प्रोसेस यहाँ पर TS डायग्राम पर 4 to 1 आप देख सकते हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बट एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। हीट एक्सचेंज नहीं हुआ बावजूद टेम्परेचर बढ़ा है T1 और एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो ये 3 डायग्राम हम एक साथ समझ चुके हैं। देर आर 4 कंपोनेंट्स, पहला बॉयलर,
फिर टरबाइन, फिर कंडेंसर और लास्ट में है कंप्रेसर। और चार प्रोसेसेस, जो फोर प्रोसेसेस है उसको हमने पीवी डायग्राम पर भी समझ लिया और टीएस डायग्राम पर भी समझ लिया है। अभी वही जो फोर प्रोसेसेस है उसका एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम की मदद से आपको एग्जामिनेशन में देना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं प्रोसेस 1-2। क्या प्रोसेस 1-2 क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांसन। होता क्या है? हीट सप्लाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर P1। तो ये पहला कंपोनेंट हुआ बॉयलर का, और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन में 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं। फिर दूसरी प्रोसेस, प्रोसेस 2-3। तो प्रोसेस 2-3 एडियाबेटिक एक्सपांसन है। एडियाबेटिक एक्सपांसन इन द टरबाइन, तो एक्सपांसन इन द स्टीम टरबाइन हम लिख सकते हैं। वहां होता क्या है? प्रेशर, जो हाईएस्ट प्रेशर था वो ड्रॉप होके लोएस्ट प्रेशर हो जाता है P2। हाईएस्ट टेम्परेचर था वो ड्रॉप होके लोएस्ट टेम्परेचर हो जाता है सोर्स टेम्परेचर टू सिंक टेम्परेचर। और एडियाबेटिक एक्सपांसन है तो देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में कोई बदलाव होता नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 3-4 प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन के लिए। प्रोसेस 3-4 आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है। हीट रिजेक्शन, क्योंकि हीट रिजेक्ट होती है कंडेंसर में, तो हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 एंड कांस्टेंट प्रेशर P2। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मींस सेंसिबल हीट की बात नहीं है, लेटेंट हीट की बात है। तो फिर यहाँ भी एक फेज चेंज होता है, तो फेज चेंज अकर्स इन द कंडेंसर। एंड लास्ट प्रोसेस 4-1 एडियाबेटिक compression। तो एडियाबेटिक compression means wet steam is compressed and steam comes to its initial state of temperature T1 and pressure P1। जो इनिशियल स्टेट पहले था वैसा टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर वाला स्टेट यहाँ मिल जाता है। तो इट इज द लास्ट प्रोसेस 4-1 प्रोसेस। तो चार कंपोनेंट की मदद से, स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से हमें चार प्रोसेसेस, जो फोर प्रोसेसेस है, चार प्रोसेस को हमें समझाना है। अभी बात करते हैं कैलकुलेशन की, या एफिशिएंसी का जो इक्वेशन डिराइव करना है उसकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो जगह हम वर्क की बात करते हैं। देखो यहाँ तो हीट एडिशन हुआ 1-2 प्रोसेस, 2-3 प्रोसेस वर्क जनरेट हुआ मीन्स WT। 3-4 हीट रिजेक्शन है, और यहाँ वर्क सप्लाई हुआ, वर्क इज सप्लाइड। तो चार प्रोसेस में चार इवेंट छुपी हुई है, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड, वर्क प्रोड्यूस्ड, वर्क सप्लाइड। तो हम बात करते हैं वर्क सप्लाइड एंड वर्क प्रोड्यूस्ड। तो कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ टरबाइन की मदद से? तो WT मीन्स वर्क प्रोड्यूस्ड बाय टरबाइन, उसका मीनिंग ये हुआ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय टरबाइन। और प्रोडक्शन होता है तो वो पॉजिटिव वर्क है, तो वर्क प्रोड्यूस्ड बाय टरबाइन मीन्स इट इज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी। हीट कंटेंट जितना था उस हीट कंटेंट की मदद से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए 2 पॉइंट पर आपकी स्टीम थी, तो यहाँ स्टीम तो एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है, प्रेशर भी हाईएस्ट है, टेम्परेचर भी हाईएस्ट है, तो यहाँ हीट कंटेंट ज्यादा है। और जैसे एक्सपांसन हो गया तो 3 पॉइंट पर हमें हीट कंटेंट कम मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर एंथैल्पी जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है H2, और यहाँ एंथैल्पी की वैल्यू है वो कम है H3। क्योंकि अल्टीमेटली एंथैल्पी मीन्स क्या? Cp इंटू टी। H मीन्स Cp इंटू टी। तो टेम्परेचर का मामला है तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो एंथैल्पी कंटेंट ज्यादा है। तो 2 से 3 प्रोसेस में एक्सपांसन हुआ मीन्स वर्क डन हुआ, तो कितना वर्क हुआ? दो एंथैल्पी का डिफरेंस, हाईएस्ट एंथैल्पी माइनस लोएस्ट एंथैल्पी। एंड दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज रिटन H2 माइनस H3। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे हम कंप्रेसर चलाने के लिए वर्क सप्लाई करते हैं। कंप्रेसर इज अ पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। कंप्रेसर वर्क प्रोड्यूस नहीं करने वाला है। जैसे हमारे एयर कंडीशनिंग यूनिट है, तो पावर कंजम्पशन किसकी वजह से होता है? कंप्रेसर की वजह से। तो कंप्रेसर पावर जनरेट नहीं करता है, कंप्रेसर पावर खाता है, पावर कंज्यूम करता है। तो WC पावर मीन्स work consumed by the compressor, WC means work utilized by this compressor, तो वो कितना होगा? H1 माइनस H4। ये फिर कैसा है समझ लेते हैं। देखिए H मीन्स पॉइंट नंबर 4, जहां स्टीम, जो वेट स्टीम मिली कंडेंसेट, उसका तो हीट कंटेंट बहुत कम है, लेकिन कंप्रेशन के बाद यहाँ हीट कंटेंट बढ़ने वाला है, क्योंकि हम वर्क सप्लाई करते हैं और
वर्क सप्लाई करने की वजह से यहाँ हीट कंटेंट ज़्यादा है, मीन्स एंथैल्पी लेवल 0.1 पर ज़्यादा है, 0.4 पर कम है। तो दो एंथैल्पी का डिफरेंस मीन्स H1 माइनस H4। तो WC मीन्स वर्क कंज्यूम बाय द कंप्रेसर इज H1 माइनस H4। ये जैसे हमें दो इक्वेशंस मिल गए WT एंड WC, तो कहने का मतलब कार्नोट वेपर साइकिल में नेटवर्क कितना प्रोड्यूस हुआ। तो नेटवर्क मीन्स जितना वर्क प्रोड्यूस हुआ उसमें से जितना वर्क कंज्यूम हुआ वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा पावर कंजप्शन हुआ तो वो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नेट पावर मिलेगा। तो W नेट इज इक्वल टू WT माइनस WC, वर्क प्रोड्यूस बाय टरबाइन माइनस वर्क कंज्यूम बाय द कंप्रेसर। हम एक यूनिट चलाते हैं तो समझो कि वर्कर्स को सैलरी देते हैं, तो वो हमारा कंजप्शन वाला मामला है। सामने जो प्रॉफिट होता है वो हमारी इनकम है। तो नेट इनकम कितनी हुई? तो नेट इनकम मीन्स टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो वैसे यहाँ WT माइनस WC, अभी WT मीन्स H2 माइनस H3 एंड WC मीन्स H1 माइनस H4। यहाँ तक हमारा इक्वेशन है। इन एडिशन हमें हीट सप्लाइड भी लिखना है, कितना हीट हमें सप्लाई किया। तो Q, तो Q सप्लाई कितना किया वो कैसे मिलेगा? H2 माइनस H1। हीट हमने कहाँ सप्लाई किया? प्रोसेस 1-2 में। तो पहले प्रोसेस 1 के यहाँ तो वाटर था, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हुआ, उसके लिए हमने हीट सप्लाइड किया। तो हीट सप्लाइड किया तो यहाँ जो फाइनल एंथैल्पी मिली उसका कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ एंथैल्पी का कंटेंट कम है। तो H2 माइनस H1, Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1। दो एंथैल्पी का डिफरेंस जितना है उतना हमें हमने हीट सप्लाइड की है। तो ये हीट सप्लाई का मामला हुआ। ये जब हमें इतना पार्ट मिल जाता है तो हम कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ईटा कार्नोट इज इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमें हमें क्या मिला? नेटवर्क। इनपुट हमने क्या किया? हमने हीट सप्लाइड किया। तो W नेट डिवाइडेड बाय Q, मीन्स W नेट वो इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ था, H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड मीन्स H2 माइनस H1। अभी न्यूमरेटर का जो पार्ट है उसको मैं रीअरेंज करता हूँ, मीन्स H2 माइनस H3 माइनस H1 प्लस H4। तो यहाँ से माइनस साइन है, H1 को ये ब्रैकेट में ले जाता हूँ और S3 को दूसरे ब्रैकेट में। तो रीअरेंज करते तो H2 माइनस H1 पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस H3 माइनस H4 दूसरे ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर तो सेम है, H2 माइनस H1। जब ऐसे हमने रीअरेंज किया तो H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1, डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं तो वो आएगा 1, माइनस यहाँ H3 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। तो इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं QR, मीन्स हीट रिजेक्टेड, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम कहेंगे हीट सप्लाइड। क्यों? देखो हीट रिजेक्शन कहाँ हुआ? कंडेंसर में। तो कंडेंसर वाला पॉइंट्स, दो पॉइंट्स 3 एंड 4, तो हायर एंथैल्पी 3 पर है, लोअर एंथैल्पी 4 पर है। तो H3 माइनस H4 मीन्स दैट मच अमाउंट इज हीट रिजेक्टेड। तो H3 माइनस H4 मीन्स QR। और हीट सप्लाइड कहाँ हुआ? बॉयलर में। तो हायर कंटेंट कहाँ है? H2, लोअर कंटेंट कहाँ है? H1। तो H2 माइनस H1 इज हीट सप्लाइड। तो इस तरह से यहाँ हमने इक्वेशन लिखा 1 माइनस QR डिवाइडेड बाय QS। अभी ये इक्वेशन को आगे चलाते हैं तो हमने लिखा है H3 माइनस H4 इज इक्वल टू QR हीट रिजेक्शन, H2 माइनस H1 मीन्स QS हीट सप्लाई। और हम एंट्रोपी के बारे में एक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, आगे मीन्स पहले वाले चैप्टर्स में। DS चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन DQ डिवाइड बाय T। कहने का मतलब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, T इंटू एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट कंटेंट। सिंपली बात अगर रखनी है तो हीट कंटेंट इज इक्वल टू T इंटू एस। तो वैसे QR अगर मुझे लिखना है हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू T इंटू एस, तो T2 एंड चेंज इन एंट्रोपी। तो हीट रिजेक्शन मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा था? T2 सिंक टेम्परेचर। चेंज इन एंट्रोपी मीन्स S3 माइनस S4, वैसा लिख सकते हैं। हीट रिजेक्शन वाला जो इक्वेशन था QR, उसको हमने लिखा T और S के फॉर्म में।
टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के फॉर्म में। वैसे क्यूएस इज इक्वल टू टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर तो T1 था, हायर टेम्परेचर, और चेंज इन एंट्रोपी मींस S2 माइनस S1। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू 1 माइनस T2 S3 माइनस S4, डिनोमिनेटर में T1 S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2। अगर आप यहाँ एंट्रोपी की बात करेंगे तो देखेंगे एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। मैं पुरानी फिगर में दिखाऊं तो एंट्रोपी यहाँ कांस्टेंट है। देखिए एंट्रोपी वाला मामला S2 इज इक्वल टू S3 है और S1 इज इक्वल टू S4 है। मीन्स जहाँ S4 है वहाँ हम S1 लिख सकते हैं और जहाँ S3 है वहाँ हम S2 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो S3 की जगह मैंने S2 लिखा, S4 की जगह S1 लिखा, तो ऊपर और नीचे दोनों सेगमेंट सेम हो गए, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। तो ये पार्ट रिमूव हो सकता है। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, ये हमारा कार्नोट वेपर साइकिल के थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन बनेगा। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट वेपर साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 क्या है? सिंक टेम्परेचर है, मीन्स लोअर टेम्परेचर है, TL लोएस्ट टेम्परेचर। T1 क्या है? सोर्स टेम्परेचर है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो कई बुक में ऐसे भी इक्वेशन लिखा है 1 माइनस TL अपॉन TH, मीनिंग इट सेम, लोएस्ट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है कार्नोट वेपर साइकिल के बारे में। और लास्ट में एक बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कार्नोट वेपर साइकिल। कई बार एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो जैसे कार्नोट साइकिल की खुद की लिमिटेशन थी वैसे यहाँ भी कार्नोट वेपर साइकिल की लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है? द डिवाइस विच इंक्रीजेस द प्रेशर हैज टू हैंडल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम। इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन अ डिवाइस विच हैंडल्स टू फेज फ्लूइड। आप अगर बात करें प्रोसेस कंडेंसर की बात की प्रोसेस की, तो यहाँ हमने कंप्रेसर वाला एक कंपोनेंट दिखाया है। एक्चुअल में क्या होता है? कंडेंसर में से निकलता हुआ जो स्टीम है वो प्योर लिक्विड नहीं है, प्योर वाटर नहीं है। वाटर पार्टिकल्स भी है और स्टीम पार्टिकल्स भी है। और ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी जो वाटर पार्टिकल्स और स्टीम पार्टिकल्स दोनों को एक साथ हैंडल करके उसका प्रेशर बढ़ा सके। आइडियली कोई एक फेज होना चाहिए और टू फेज फ्लूइड है तो उसको हैंडल करना मुश्किल है। ये लिमिटेशन है कार्नोट वेपर साइकिल की। दूसरी लिमिटेशन, इन कार्नोट साइकिल टू सुपरहीट द स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हैज टू बी रिड्यूस्ड। ये बात समझे, क्योंकि हम टरबाइन में जब स्टीम सप्लाई करते हैं उसके पहले हमें उसका सुपर हीटिंग करना पड़ेगा। अभी सुपर हीटिंग करने का मतलब ही ये है कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है उसका टेम्परेचर फिर बढ़ाएं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने जाएंगे तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस रहेगी नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगी। और आइसोथर्मल रख के अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसा प्रेशर कम होगा तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर नीचे आएगा। तो कहने का मतलब है टू सुपरहीट द स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हैज टू बी रिड्यूस्ड, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। दिस मीन्स expansion and heat addition is to be done simultaneously, which is practically very difficult. ये दोनों प्रोसेस साथ में करनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है या डिफिकल्ट पार्ट है। तो ये दोनों लिमिटेशन है कार्नोट वेपर साइकिल की, आप एग्जामिनेशन में उसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कार्नोट वेपर साइकिल देखा, 4 प्रोसेसेस देख ली। आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखाना है, पीवी डायग्राम दिखाना है और टीएस डायग्राम दिखाना है। और ये डायग्राम की हेल्प से 4 प्रोसेस को छोटे राइटअप में आपको लिखना है और फाइनली उसका थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन डिराइव करना है और लास्ट में लिमिटेशन लिख सकते हैं। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।